लुरकी और आल्हा ऐसी विधाएं हैं जो बिरहा का बाद में चल के आधार बनी। खास तौर से लुरकी बिरहा की लय को तय करने वाली एक बड़ी आधार भूमि बनी। और बाद में जब बिरहा परवान चढ़ा और उसमें आल्हखंड का जब समावेश हुआ तो ऐसे लगा जैसे बिरहा आसमान छूने लगा है। लुरकी और आल्हा भारत के, खासतौर से उत्तर भारत के महान नायकों की गाथाएं हैं जिनके बारे में इतिहास में बहुत सुसंगत लेखन नहीं मिलता है, लेकिन गाथाओं ने इनको इतना अमर कर दिया है कि अब वह जन की चीज़ बनी है और उनकी जो प्रतिष्ठा जन के बीच में है वो कभी खत्म नहीं होगी। लुरकी किसने रची होगी उसके कवि का पता नहीं चलता। जब श्याम मनोहर पांडे इटली से आए और उन्होंने शिवनाथ यादव नामक बैलगाड़ी चलाने वाले व्यक्ति जो बलिया के निवासी थे उनके बैलगाड़ी के पीछे पीछे जाकर उनसे लुरकी रिकॉर्ड की तो वो एक सुनने वाली विधा के तौर पर सामने आई। लेकिन हम जानते हैं कि आल्हा को नरपति नाल और जगनीक नाम के दो महाकवियों ने लिखा और देश के खासतौर से बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र के तमाम महान गायकों ने उनको परवान चढ़ाया और अपने अपने तरीके से उन्होंने अपने अपने आल्हा की लय और तान सिद्ध की। हम पूर्वी अवध के इलाके में आज हैं। पूर्वी अवध के तीन बड़े और महान अल्हैतों का नाम मुझे याद आ रहा है। विपत दास जो आजमगढ़ के रहने वाले थे, हरिवंश तिवारी अभी हैं संयोग से बहुत महान अल्हैत हैं और सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, और जौनपुर के महान अल्हैत फौजदार सिंह जो कि अब किंवदंती हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसे महान लोगों के पते के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं करनी पड़ती कि किस गांव में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। लोग बताते चले जाते हैं कि ऐसे चले जाइए और यही उनकी महानता का एक द्योतक है। मैं समझता हूं कि एक फिल्मी गाने में कहा गया था कि हमने सनम को खत लिखा और खत पहुंचा नहीं क्योंकि उस नाम की कोई गली नहीं थी। लेकिन आल्हा और बिरहा और चनैनी गाने वाले ऐसे सनम हैं जिनका पता कोई भी डाकिया कहीं से भी लगा सकता है। आज हम फौजदार सिंह जी के आश्रम पर हैं। उनकी ज़िंदगी आल्हा को समर्पित रही है। वे और आल्हा एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। वे किंवदंती हैं और उन्होंने जो आश्रम बनाया है वो भी आल्हा को समर्पित है। उनके इष्ट देव यहाँ विराजते हैं और इष्ट देव के साथ उनके मित्र भी यहाँ आते जाते रहते हैं। तो आज हम उनसे उनकी जीवन यात्रा के बारे में बात करेंगे। और ख़ास बात यह है कि जैसे पूरे देश में उस जाकर जिस तरीके से उन्होंने आल्हा की अलख जगाई और आल्हा को अपने तरीके से गाया, उसकी एक बड़ी जर्नी है। उस जर्नी को हम आज याद करेंगे, उनके मुखारबिंद से सुनेंगे कि कैसे वो कहाँ कहाँ गए और क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं। फौजदार जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो ये आश्चर्य ही होता है कि आप जो है आल्हा में आए और आल्हा को आपने एक बड़ी ऊंचाई दी। जी सर। तो आपका गांव यही है ना? बस ये हमारा गांव ही है। अच्छा। दशहरा कला। तो यहाँ कब जन्म हुआ था आपका? सर आधार कार्ड से 1963 लागू है। अच्छा। और जब हम लोग नाम लिखाते थे तो इसे अंदाज बस लिखा दिया जाता। 1 जुलाई होती थी, 1 जनवरी होती थी, ऐसे ही जी सर। जी। तो मान लीजिए कि 1963 की कोई तारीख रही होगी, अच्छी बात है। तो आपके पिताजी वगैरह क्या करते थे, क्या नाम? पिताजी हमारे स्वर्गीय रामशैबर सिंह जी। जो रेलवे वर्कशॉप में फोरमैन रहे। अच्छा। और साथ में संगीत के बहुत बड़े कलाकार रहे। अच्छा। शास्त्रीय संगीत और साथ साथ आल्हा के जोरदार कलाकार हैं। अच्छा। तो उनकी हाँ उनकी दहाड़ तो हम भी नहीं पकड़ पाए। तो अभी कब तक रहे दुनिया में? वो
2005 तक रहे। आपको जब ये प्रेरणा मिली कि आपको भी आला गाना चाहिए, तो घर में और भी लोग रहे होंगे, किसी और ने इसको अपनाया या केवल आपने? नहीं नहीं, हमारे छोटे भाई, जब हमको सहारा देने वाला नहीं मिला कोई, हाँ देखा कि एक सहारा चाहिए हमारे साथ जो जीवन भर चलता रहे, मैं इसको लेके आगे बढ़ूँ। हमारे छोटे भाई ने हमारा हाथ पकड़ा, हम कुछ नहीं करेंगे, आप आगे बढ़िए, मैं आपको सहारा दूंगा। तो उनको ढोलक बजाना भी सिखाया, उनको गाना भी सिखाया, और साथ साथ उनको देख करके कुछ लोग और जब आगे बढ़े कि नहीं, इनका साथ निभाया जाए, कुछ आगे तक जाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक पूरी? पढ़ाई इंटरमीडिएट। अच्छा, उसके बाद फिर आप? उसके बाद तो सर हम स्पोर्ट्स मैन बहुत तगड़े रहे। अच्छा, हाँ, आपका डील डोल देख के लगता है। वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट ऐसा खेल उड़ान जब, तो स्पोर्ट में कुछ आनंद लेते रहे, लेकिन साथ साथ जब इसकी ज़रूरत पड़ी सर, जी, छोटी मोटी नौकरी 2-1 किया मैं, लेकिन ध्यान हमेशा संगीत, क्योंकि बचपन से हमारे घर में हर बाजे उपलब्ध, हर बाजे को बजाने वाले उपलब्ध, तो उसमें आते थे तो घुल मिल जाते थे। तो धीरे धीरे करके बस संगीत की तरफ लय बढ़ा। तो भगुआ, सौताल, लोक कला तो बचपन से ही मैं पढ़ता था, कभी गाना थी, और साथ साथ में नई धुन की संगीत जो फिल्में आती थी, तो उस फिल्म की गीत को डबल अपनी लैंग्वेज में बना देना, ये मेरी महानता थी। और बना करके उसको जब पेश करते थे तो अच्छा कुछ न कुछ पुरस्कार मिलता था। यहाँ एक समय में बिरहा की लोकप्रियता चरम पर थी। जौनपुर में बड़े बड़े धुरंधर गायक हुआ करते थे। कभी आपका बिरहा की तरफ जाने का? बिरहा में सर हमारे एरिया में एक रामफेर यादव रहे, ये हमारे खलीफा लोग जानते हैं, मैं उनके साथ 7-8 प्रोग्राम दिया और अच्छा लगता था। वो बिरहा की लय भी हमको बिरताई अच्छी लगती थी। उसके बाद एक रूड़ी नाम खलीफा थे, मैं उनकी हारमोनियम बजा उनके बिरहा में कई बार बिरहा सुन लेता तो मैं यहाँ से पैदल देवसरा तक गया हूँ, हीरा बुल्लू का बिरहा सुनना। बहुत अच्छा। तो ये हम लोगों को लगाव था। ये संगीतें हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान जो बुझती जा रही थी इसको जगाती थी और जोत जलाती थी, तो हम लोग खींचे चले जाते थे। आज ये हमारी गांव की छोटी छोटी संगीतें गांव को जगजगाती रहती थी। ये इसको हमारा ये डीजे है, ऑर्केस्ट्रा है, पियानो है, धूम धड़ाम है, ये सब दबा रहे हैं। इनके आगे ये हमारी छोटी छोटी संगीतें दब रही हैं। पहले सामाजिकता कुछ ज़्यादा थी। आज ही सवेरे मैं अपने गांव की नदी को याद कर रहा था कि जब नदी में पानी होता था तो बहुत सारे लोग दोनों ही किनारों के घाटों पर सामूहिक रूप से नहाते थे। सवेरे वो एक दूसरे का हालचाल पूछते थे, बातें होती थी, कौन मरा, कौन जरा, कौन क्या हुआ, किसकी नौकरी लगी, कौन निकाला हुआ, ये सब बातें। महिलाओं का ठठ जो अपने कपड़े लेकर खांची भर जो नदी किनारे आता था, लगभग आधा पहर उसमें लगाती थी, तो उनकी सामाजिकता थी। लेकिन अब कोई नदी ऐसी नहीं रह गई, कोई आए तो सामाजिकता खत्म हो गई, समाप्त हो गई। ये पूरा इलाका, कहते हैं कि जौनपुर का ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ से कोई आदमी मुंबई न गया हो। अवश्य पलायन का एक केंद्र मान के चलिए कि जौनपुर हो गया। पलायन का इस अर्थ में कह रहा हूँ कि जौनपुर में खेती बाड़ी भी ठीक ठाक है, तमाम सारी चीज़ें हैं, आर्थिक समृद्धि कोई कम नहीं है, लेकिन लोग यहाँ से गए तो सामाजिकता खत्म हुई। चीज़ें राजनीति के नए रूप ने और ज़्यादा लोगों को बांटा, तमाम सारी चीज़ें अलग अलग होती थी। जो एक भाईचारा होता था, जो एक स्नेह होता था, प्रेम होता था, वो ख़त्म हो गया धीरे धीरे। ख़त्म क्या हो गया, वो है लेकिन बहुत कम रह गया। तो इसका असर पड़ा उस पर। तो आप पूरी तरह से आधा में आए तो कौन सा समय? वो समय था सर, उस समय नौटंकी भी चल रही थी, बिरहा भी चल रहा था, आला भी चल रहा था, कव्वाल भी चल रहा था, और तबले पर नर्तकी जो नाचती थी। उस समय हम जब आला गाए मंच पर आने आए थे तो 2 दिन बारात रुकती थी सर, दोपहरी में भी प्रोग्राम देना पड़ता था, दोनों रात में भी प्रोग्राम देना पड़ता था। तो वो नज़ारा वो जब चला ऐसा लगा कि अब हम ऊंचाइयों तक जाएंगे,
लेकिन धीरे धीरे 2 दिन से 1.5 दिन हो गया सर, 1.5 दिन से 1 दिन हो गया, 1 दिन से सर अभी 2 घंटा हो गया। हाँ, 80-85 तक ये दौर बड़ा अच्छा रहा। 80-85 क्या सर, 90 तो मैंने बारातें रुकती थी, त्योहार होता था जी सर। और उसमें बहुत सारी कलाएं, मल्ल की सब- इतनी सब। कलाएं, जी जोड़ी गदा और कलैया, जी सर, ये जी सब सर। जो है अद्भुत कलाएं थी। और वो बड़े ऐसी प्रतियोगिताएं होती थी कि गांव में कौन है या किसी 10, 20, 50 गांवों में कौन है उसको बुलवाया जाता था, क्योंकि लड़की वाला सोचता था ये हमारे दरवाजे की इज्जत का सवाल है, और लड़के वाले भी सोचते थे कि आज हम इनको हरा कर जाएंगे। और उसमें दो मैंने तरह तरह के कलाकार आते थे। प्रतियोगिता सर होती थी। हाँ हाँ। तो आल्हा जब जैसे बिरहा के मुकाबले में 2 कलाकार गायक होते हैं, आल्हा का जब मुकाबला आपका होता था जी। तो अकेले ही होता था या 2 कलाकार? नहीं सर, 10 कलाकार, 20 कलाकार, 15 कलाकार, ऐसे आल्हा की दंगल जब होती थी, आल्हा की दंगल, तो पहली दंगल तो हम हंडौर जपता को तो लगा था कि उसमें पहुंचा, तो रायबरेली और महोबा, सुल्तानपुर, जौनपुर, तमाम क्षेत्र जिले के कलाकार आए। धुरंधर जो थे, जो दंगल अटेंड करते थे, मैं पहली बार दंगल किया था। हमारे बगल के एक प्रधान थे उस समय, नरेंद्र चौबे जी, वही लेके गए, तो उनकी रिश्तेदारी थी। लेकिन जब मैं मंच पे आया सर, ये समझ लीजिए पहले तो मैं हाथ जोड़ता रहा कि सबको एक बार राउंड लगा दो तब हमको मंच बुलाओ, लेकिन राउंड बीच ही तक गया, पब्लिक चिल्लाने लगी कि जो पहली बार आया उसको एक बार निकालो। जब मैं मंच पे आ गया सर, तो सिर्फ वही राइफल और बंदूक की आवाज़ें धड़ाम धड़ाम होती थी और पैसे मिल रहे थे। तो शाम तक किसी कलाकार को फिर दोबारा मंच नहीं दिया गया। अब रात में दिया गया हो तो हम चले आए तो लगता है। वो समय वेट का भी था, आपको भी लगता था कि घंटों मंच पर रहा जा सकता है? हाँ, 2-4 घंटे। आल्हा बहुत ज़बरदस्त उठान और संतुलन की, बिना संतुलन के आल्हा नहीं चल सकता। लोग उसको दूसरी विधा में बदल देंगे, वो नहीं चलेगा, लेकिन आल्हा की जो उठान होती है और जो संतुलन होता है जी सर, वो एक अलग ही तरीके का मामला बदल है। देंगे सर, नहीं चलेगा। हाँ, जो उसकी लाइनें हैं, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर उसको कहाँ संपर्क कब उसका मैंने आरोह होगा, तो ये तमाम सारी चीज़ें थी जिसको मैं समझता हूँ कि ये आल्हा गाने वालों के सामने एक चुनौती थी। जब आप गाने लगे प्रोफेशनली तो मुकाबले बहुत सारे हुए होंगे, तो ऐसा कौन आल्हा गाने वाला था जिसके आल्हा गाने से आप बहुत प्रभावित हुए और थोड़ा आपको लगा कि नहीं ये मुकाबले का आदमी है? ऐसा नहीं मिला कोई सर। ऐसा नहीं मिला? एक लल्लू वाजपेयी थे, हाँ, लल्लू वाजपेयी कानपुर वाले, वो हमको मिले, इन 15 मिनट से ज़्यादा उनको स्टेज पर नहीं रोका गया। लल्लू वाजपेयी का वंश गोपाल यादव मिले महोबा में, वो बहुत नामी गायक, उनको 20 मिनट पहले कहा अब ईटा चल जाएगी तो हटा दो, वो जब तक गाएं वही गाएं। और बहुत बड़े बड़े कलाकार हमको मिले हैं सर, जो अपने बालक सूरज चैतन्य है, कौन है, लेकिन कोई भी कलाकार 1 घंटे हमारे सामने स्टेज पर नहीं खड़ा हुआ है। जब मैं खड़ा हुआ तो यही हुआ, कभी जब तक इनके पावर है यदि इसको तब तक रहने दो ना, हम लोग चले जाएंगे। एक आवाज़ उठती थी सर। मैं जिस महोत्सव में जाता हूँ आज भी, अभी आपके पिंडरा महोत्सव लगा था सर, पिंडरा महोत्सव में पहुँचा, पिंडरा महोत्सव कार्यक्रम संपन्न किया, वहाँ साइन किया, डीएम साहब मेरा सचिव गए हमारा पेमेंट आ जाए। मैं घर पर पहुँचा, डीएम साहब का फ़ोन आ गया, बोले कि यहाँ टेंट फेंट उखाड़ दिया जाएगा, बोल रहे हैं पब्लिक वाले को उसको एक बार फिर लाओगा और आपको कल फिर आना है, इसका पेमेंट मैं नगद तुरंत दूंगा अपनी तरफ से। फिर आप गए? दूसरे दिन फिर मैं आपके इसी पिंडरा महोत्सव में सर फिर मैं पहुंचा। उस दिन निरहू आए थे और रवि किशन आए थे, बहुत बहुत बड़े कृपा शंकर आए थे, बीपी सरोज आए थे। मैं मंच पर खड़ा हुआ सर, फिर दहाड़ के आया हूँ। ये अपने क्षेत्र की बात है सर, बाहर आगरा महोत्सव है, दिल्ली महोत्सव, लखनऊ महोत्सव ये सुन जाते हैं सर, तो एक बार नहीं 2-2 3-3 बार हमको मंच पर लाया जाता है सर। हाँ, तुम ऐसे बैठ सकते हो क्या? नहीं, आप सही बैठे हैं, आप बैठिए बैठिए। वैसे ही बैठिए, अच्छा लग रहा है। तुम भी ऐसे ही बैठो ना, एक तो पूरा अंदर करके। हाँ, और थोड़ा ऐसे हो। हाँ, बीच वैसे हो। तो ये जो अभी आल्हा वाले लोग जो है पहले, अब तो उनका भी मामला इतना है जैसे वो बहुत तामझाम और म्यूजिक सिस्टम के साथ चलते हैं, लेकिन पहले 2-3 वाद्य होते थे, ढोलक उसमें ख़ास तौर से,
बाद में उसमें आपका जब आल्हा शुरू हुआ, जब आपने गाना शुरू किया तो कौन किस वाद्य के साथ आपने शुरू किया? ढोलक और मंजीरा, मंजीरा। दो ही बात से, और 2 बात से 3 कर लिए, एक चंग बजने लगा। अच्छा, जो बड़ा मंच मिला सर तो आवाज़ थोड़ा डाउन हो गई। अभी तो 4 बाजा कर लिए बस। अभी तो हारमोनियम और बैंजो इत्यादि बहुत सारे कुछ बजने लगा है। वो बजने लगे हैं सब, सिर्फ वो सब रिकॉर्डिंग के लिए बज रहे हैं। अच्छा, वो पब्लिक प्लेस पे 1 घंटा भी नहीं खड़े होंगे। हाँ, सब रिकॉर्डिंग के लिए बज रहा है। आप संजू बघोल की सुने होंगे, तमाम कलाकार। आप पिपीरी बज रही है, बेंजो बज रहा है, हारमोनियम आर्गन बज रहे हैं सर, किलाट बज रहा है। हमारी लोक कलाओं में सर ढोल, तबला, मृदंग, करताल, चंग, मजीरा ये सब बजते थे, हारमोनियम। इन्हीं बाजों से देवताओं को मनाते थे, देवता प्रसन्न होते थे। तब हमारे बुजुर्ग प्रसन्न होते थे तो बच्चे लोग घूम जाते थे, इतने बुजुर्ग यहाँ क्यों बैठे हैं। तब हमारी जनरेशन भी धीरे धीरे हमसे जुड़ी जाती थी सर। मैंने बचपन में कुछ ऐसे नट गायकों को सुना जो बहुत प्रसिद्ध तो नहीं हो पाए होंगे, लेकिन वे ढोलक बजा कर केवल खुद ही बजाते थे और खुद ही गाते थे, और क्या तान थे, क्या उठान थे, अद्भुत। मुझे लगता था कि ढोलक उनका पीछा कर रहा है। ये आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, बलिया की तरफ सर जी, तो बीपत के चेले हैं सर। हाँ, बीपत जो गा के चले गए हैं उसको थोड़े ही उतारे हैं, लेकिन उतनी देर वो भी अपना दिखा देते हैं। विपत से कभी आपका संपर्क हुआ? बहुत बार। अच्छा, हाँ, कहाँ मुलाकात? मुलाकात सर अयोध्या जिले में हुई है सर, अम्बेडकर नगर में हुई है सर, इधर आपकी हुई है सर, भदोही की तरफ हुई है। विपत जी के गायन में खास चीज़ क्या थी जो आप? दीपक जी गायन क्या थी सर, उनका स्वर और उनकी जो शब्दावली थी, और कहने का जो उठान का तरीका था, वो पहले ही स्टॉप में, पहले टॉपिक में पब्लिक को अपनी तरफ घुमा देते और लास्ट तक उसी पर रोके रहते थे। ये उनकी बहुत बड़ी खासियत थी। हाँ, और कोई निरस नहीं होता था पब्लिक में, वो निरस हो जाए इनके गाने से। हाँ, हरिवंश तिवारी से भी कभी नहीं आमना सामना हुआ? नहीं सर, उससे मुलाकात नहीं। कितने आल्हा वाले हैं जो जिनसे आपका कुछ मुकाबला हुआ? अभी इस समय वर्तमान में सर समझ लीजिए 6-7 कलाकार रायबरेली के हैं, 3-4 कलाकार महोबा के हैं, उन्नाव के हैं सर, आपके अयोध्या के हैं, गोंडा के हैं, सुल्तानपुर के हैं, कई कलाकार अमेठी के हैं। जितने होंगे सर, जो स्टेज पर ना आया हो वही नहीं मिला होगा, और जितने हैं सर वो सब मिल रहा है। अगर ये मैंने जानकारी हासिल की है कि कितने आल्हा वाले इस समय जीवित होंगे, सक्रिय होंगे, तो उनकी संख्या कितनी हो सकती है? 100 तो नहीं होगी 100 से कम। पूरी यूपी में। फिर भी हाँ, इतनी बड़ी संख्या तो बहुत बड़ी संख्या है सर। हमारे पास पुस्तक है सर, कितने मर गए होंगे और बाकी पुस्तक है कितने हैं। है। बहुत अच्छी बात है। आप जो गाते हैं इस तरीके से, अभी तो हम सुनेंगे आपको, लेकिन वो कौन सी विशेषता है जिससे कि आपको लगा कि जनता आपको सुनना चाहती है और आपको ही सुनना चाहती है? असल में सर जो अवधि शैली है, रामायण तो बहुत ही शैली में लिखा गया है, बहुत भाषाओं में, बहुत कवियों में, लेकिन जो तुलसी बाबा ने अवधि शैली में लिखा है, अखंड रामचरितमानस उसी रामायण से लिखा है। और अवधि शैली में जो आल्हा के कलाकार उठे हैं बुंदेलखंडी टच करके, वो कभी डिफीट नहीं होंगे सर। बुंदेली और अवधि के बीच में जो सामंजस्य एक तो होता है, लेकिन एक होता है कि हमने कथा तो उधर से ली उस शैली से, लेकिन गाया अपने तरीके से। तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? ज़्यादा सर, अच्छा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर जब पूरब तरफ जाते थे, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, पटना, बिहार, मधेपुरा, गया, ये सब जाते थे, तो इधर अब पूर्वी शैली छपरैया बनारसी नहीं लगाएंगे आल्हा में, तो उनको आनंद नहीं आएगी सर। अब हमको परिश्रम करना पड़ा कि इधर जाना है तो 15 दिन रियाज करके हम उस शैली पे, हम इधर जाएंगे तो पूर्वी शैली पकड़ जाएंगे सर। ये मध्य में रहेंगे तो अवध में तो अवधि शैली चौका चौक चलेगी, फिर इधर बढ़ेंगे सर तो उसकी बैसवारी बुंदेलखंडी दोनों दबाएंगे। मैं बुंदेलखंड से लेकर के पूरब तक जितने धुन में आल्हा गाया जाता है, मैं सारी धुन को हाल गा के लगाता हूँ सर। बाकी कलाकार अपने ही धुन को चाहे जिस इलाके में जाएंगे वहीं गाएंगे, इसलिए उनका सफल होना मुश्किल है। वो अपने ही क्षेत्र में सफल रहेंगे।
तो ये आपको चूँकि लंबे जीवन काल में आपने एक बड़ी परफॉर्मिंग का जो दायरा है आपका, जी वो कई भाषाओं के दायरे का, तो आपने उनके लहजे को पकड़ा तो एक बार रियाज करने के बाद फिर वो रवा हो गया। रमा हो गया सर, क्योंकि प्रोग्राम हमारा इतना ज़्यादा चलता है। अब इस समय भी वर्ष में 200 प्रोग्राम का स्टेज पे देता हूँ। कोरोना के आने के बाद से, मैं कोरोना नहीं आया था तब तक मैं 300 प्रोग्राम साल का देता था सर स्टेज पे। हाँ, इतना स्टेज हमको मिलते थे। क्या क्लासिक आल्हा जो है उससे अलग भी आप कुछ उसमें जोड़ते हैं? हाँ सर, जैसे जैसे हम सनातन की रक्षा कैसे हो, देश की रक्षा कैसे हो, देश की सेना हमारे देश की गौरव गाथा लिखने के लिए 24 आवर्स कैसे सर्दी गर्मी जाना प्रसाद में खड़ी है, उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे तिरंगे की आन बान शान पहचान हमारे पूर्वजों के राणा प्रताप, वीर लोरी, आल्हा उदल, पृथ्वीराज चौहान, इनकी गाथाओं को जिंदा करने के लिए और भी हम इसमें आल्हा खुद में लगाता हूँ। जैसे आल्हा उदल को वैसे ही अपनी इस लैंग्वेज से इस सब गाथाओं को मैं पेश करता हूँ। जैसे आल्हा के जो चरित्र हैं, जैसे आल्हा, उदल, देभा तिवारी और तमाम दूसरे वीर लोग। माहिर और तो उनमें से किसका चरित्र सबसे ज़्यादा आपको अपने जैसा लगता है, जिसको आप बिल्कुल अलग तरीके से गाते हैं? वो अपने जैसा सर वही उदल लगते हैं। अच्छा, हाँ, उदल में क्या खास बात आपको लगती है? उदल में खास बात ये थी सर, जैसे महाभारत में कृष्ण के लिए कुछ खास बात, चाहे जितने वीर रहे, वैसे आल्हा खंड में वो आल्हा के कृष्ण थे, उनका रोल वैसे ही था। उदल काफ़ी उपेक्षित भी हुए और उन्होंने सारी लड़ाइयों में साथ दिया, और उदल का चरित्र बिल्कुल हाशिए का चरित्र है। हाशिए पर है सर, आल्हा अपने जो है कुनबे के मुखिया के तौर पर जरूर हैं, स्तंभ रहे, लेकिन उदल जो है हाँ एक तरह से कहिए कि उदल के बगैर तो कोई जंग सफल नहीं हो सकती। जी तो इसलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो अपनी राह खुद बनाता है वो उदल को ही ज़्यादा पसंद करता होगा। जी हैं? जी, अपनी राह वो खुद बनाता था। तो अच्छा, आल्हा वीरता का आख्यान तो है ही, प्रेमाख्यान भी आल्हा है। हाँ, हैं? उदल की ही कहानी ले लीजिए, या आल्हा की कहानी ले लीजिए, या उनके लड़के की कहानी ले लीजिए, जी। या तमाम सारे जो है उसको ले लीजिए, तो उसको आप जब प्रेमाख्यान गाते हैं और जो चढ़ाई वाला प्रसंग है, तो दोनों में किसमें मज़ा आता है? दोनों में उस मौके पर उसमें मजा आएगा सर, श्रृंगार में प्रेमा का, और वो लड़ाई के मौके पर सर वही सबसे लड़ाई और नहीं सर, कोई आपद विपद की करुण क्रंदन होना आ गई सर। हाँ, तो जब तक पूरी आधी पब्लिक की आंखों में आंसू में आ जाए तो कलाकार को बड़ा है। जैसे हमारे यहाँ बिरहा गायक, महान बिरहा गायक रामदेव थे, जी जिन्होंने आलखंड को जब गाया, जी सर, तो मुझे लगता है कि देभा तिवारी उदल का या आल्हा या उदल का जब प्रसंग आता था, भाइयों का या मित्रता का जब प्रसंग आता था, तो इतनी भाव विह्वल होकर वो गाते थे कि मुझे लगता है कि अगर वो कोई टोक दे बीच में, तो कपट जो रोक है ऐसे। वो सर उसी में टूट जाते थे। आपने कभी रामदेव जी को सुना है? बहुत बार सुना है सर, कभी अब हीरे बुल्लू रामदेव बेचन, हम पहले सर दादा साथ में रहा हूँ बहुत बहुत। हाँ हाँ, तो रामदेव जी का कौन सा, मतलब जैसे उन्होंने तो बहुत ज़्यादा चनवा उधार से ले, ये वो इंदल हरन में लगाते थे सर, वो बहुत मजा आता। उन्होंने बिरहा में पहपट की शुरुआत की, पापड़, लेकिन आल्हा को भी एक अलग ऊंचाई दी उन्होंने। हाँ, लाई दिए उन्होंने, जोरदार लाई दिए सर। हाँ, तो कभी आपसे बातचीत हुई उनकी? नहीं उनसे नहीं मुलाकात, नहीं मुलाकात नहीं हुई, उसे देखा आपने? हाँ देखा था। ये जो समय बदल रहा है, आमतौर पर बिरहियों से ये प्रश्न होता है, बिरहा चूँकि एक स्वतंत्र विधा है, वो किसी एक लोकाख्यान को लेकर नहीं आगे बढ़ी, समकालीनता उसमें ज़्यादा है। जी उसमें बहुत सारे कांड गाए गए, बहुत सारे प्रसंग गाए गए, और अनेकों कहानियाँ हैं। लगभग मेरा ख्याल है मेरे पास ही 3000 से ज़्यादा बिरहे सुरक्षित हैं फिलहाल। हाँ, तो वो विभिन्न तरीके के बिरहे हैं। तो आल्हा और बिरहा का जो मामला है पूरा,
जैसे बिरहा के बहुत सारे गायक जौनपुर में, जो अपने पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए, खासतौर से पूर्वी इलाका जिसमें अवध और भोजपुरी है, ये जो पूर्वांचल, उसमें है। कभी ऐसा लगा आपको कि आल्हा में जो समकालीनता का बोध है, खासतौर से मैं आपने कहा जवानों का सवाल जोड़कर किसानों का भी सवाल आपने जोड़ा? जी सर, किसानों की किस मुद्दे को आप? किसानों का मुद्दा यही है सर कि प्रथम आवाज़ किसान ही है हमारे देश में। किसान बनाए जा रहे हैं। हमारे किसान सुरक्षित हो जाएं, हमारे गंगा गौ सुरक्षित हो जाए, हमारे वेद सुरक्षित हो जाए सर, तो हमारे जवान, हमारी पीढ़ी ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाए। अब गौओं की तो सुरक्षा का आलम ये है कि हम लोग बनारस में रहते हैं और जब चलते हैं तो उनकी दुर्दशा देखकर और उनकी अराजकता देखकर लगता है कि अब मामला कुछ अलग ही हो गया है। हो ही गया अब गाय जब खूंटे से हट गई, अरे साहब, तो फिर गाय गई, तब हट गई तो गई, लेकिन खूंटे से हटाने की पूरी राजनीति हो रही है। हो तो बस एकदम जड़ से तोड़ दें। तो ये जो कृषि व्यवस्था है हमारी ये नर्सरी थी गाय जी, सर। जी, बिना गाय और खेत और बैल, अब बैल तो मैं समझता हूँ कि पूरे पूर्वांचल में मैंने बैल केवल सोनभद्र में देखे थे 2 जोड़ी, और उसके बाद दूसरी जगह जहाँ बैल दिखाई पड़ा मुझे, वो नेपाल के बॉर्डर पर बलरामपुर जिले में एक गांव है विश्रामपुर, वहाँ 2-3 जोड़ी बैल दिखे, बाकी कहीं बैल नहीं दिखते हैं जी। लेकिन बाकी आवारा जो साढ़ है, हमारा साढ़ों की बातें बहुत हैं। तो ऐसे मुद्दे के आपको लगता है कि किसान, इससे किसान भी, उसके भी डिस्टार्सन का पता लगता है, किसान भी अब गरीब हो गए, किसानों की थाली में वो चीज़ नहीं रह गई है जो कभी उनको सहज उपलब्ध थी जी। क्योंकि जब गाय घर से छूटेगी और भैंस महंगी होगी तो घी नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा और तमाम सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इन सब क्लासिक संकटों के बारे में हमारे आल्हा गायक औजार सिंह क्या बराबर सोचते हैं सर, बताते हैं कि इनके जाने से ही हमारी होम्योपैथिक दवा, इनके घी से दवाई, गाय के दही से दवाई, गाय के दूध से दवाई, गाय के गोबर से दवाई, गाय के मूत्र से दवाई, ये बहुत सारी बीमारियों के लिए लोग अस्पताल नहीं जाते थे जब तक गैया मैया थी। गैया मैया के चले जाने थे सर, बहुत सारी दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, जो न तो गैया मैया के दूध दही घी रह गया है, न तो रोग हटाने वाला कोई रह गया है। सीधे अस्पताल जाओ, भर्ती हो जाओ, जो नोट पानी रखा है किसान गेहूँ चना बटोर, अरे खेत बेच के सर दवाई कराएं, खेत बेच के दवाई करना। हाँ सर। और कितने लोगों को तो मैंने देखा कि जब उनको ऐसा कुछ असाध्य हो गया लोग, तो उन्होंने कहा भैया पैसा मत खर्च कीजिए, हमको मरने दीजिए, और सचमुच उन्होंने दवा नहीं की, मर गए। ये बहुत भयावह संसार है। आप जो इतना गाए, लगातार गाए, तो आपको कौन कौन से सम्मान वगैरह मिले? अब सम्मान सर तो जिस स्टेज पे जाओ वहीं मिलता है, लेकिन जो सरकार का सम्मान होता है, जो गवर्नमेंट सम्मान दे, वही सम्मान दे। तो कौन कौन सा मिला? जैसे संगीत नाटक अकादमी का, संगीत नाटक यश भारती, ये सब नहीं सर। ये क्यों नहीं? हमको लोकविद सम्मान संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार को 2019 में जी दिया, लोकविद। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कलाकारों का, खासतौर से लोक कलाकारों का, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल, ये तीनों में कम से कम सैकड़ों ऐसे महान कलाकार हैं, सम्मानित किया जाना चाहिए, जो बहुत बड़े सम्मान के हकदार हैं, लेकिन सरकारों ने उनके ऊपर एक चवन्नी का कैसे का देखा जाए। अगर सरकारी आयोजन न हो तो वो किसी को पूछे ना? नहीं सर, सरकार का बजट है, इसीलिए पूछेंगे। सरकार का बजट है, उनको खर्च करना है, इसलिए वो बुला लेते हैं टाइम पे। लेकिन कभी, अब जैसे मैं लगातार देख रहा हूँ बहुत सारे बुजुर्ग कलाकार हैं, जब बुढ़ापे में दवाइयों का खर्च बढ़ जाता है, जब उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता करता, तब उनको एक मानदेय मिलना चाहिए, एक जो है सहयोग राशि मिलनी चाहिए। ऐसा आपको लगता है? अवश्य मिलना चाहिए, मिलना लेकिन चाहिए। मिल नहीं रही है। नहीं मिल रही है। जबकि विधायक और मंत्री से लेकर कई स्तरों पर पेंशन लोग उठा रहे हैं। हाँ सब उठा तो रहे हैं। कलाकारों के सवाल को आप कैसे देखते हैं? बराबर सर उठाते हैं। तो कुछ बात हुई, कुछ सुनवाई हो रही है?
सुनवाई हो रही है, होगी सर, क्यों नहीं होगी। जब लड़ाई जारी है तो सुनवाई होगी। हाँ बिल्कुल, ये सवाल जाना चाहिए। हाँ। और दूसरी चीज़ कि कलाकारों में खास तरह का जो ये है कि आपस में जानकारी एक दूसरे की रखते हैं, मिलते जुलते हैं, प्रेम दिखता है, लेकिन उसके साथ जो है जो एक एकता होनी चाहिए, वो एकता नहीं दिखती। एकता नहीं है सर। वो आवाज़ अपनी नहीं उठा पाती कभी। नहीं, कभी नहीं। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी डिमांड को रखें तो आपके पास 10 लोगों का समर्थन बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ऐसा क्यों लगता है, क्यों? सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लेकर चल रहे हैं सर। कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। बुद्धि विवेक वाली बात मत कीजिए, कंप्यूटर मोबाइल और ये था डिजिटल इंडिया की बात कीजिए। बुद्धि विवेक की बात करोगे तो लोग बगल हो जा रहे हैं। हाँ सर, यही सब है, जमाना आ गया है सर। हाँ, और कोई बात नहीं है। और सब एक समावेश से चलते थे। अब भी मैं तमाम कलाकारों को आला भी जोड़ा हूँ, जिनको मैं बराबर प्रोग्राम लगाता हूँ। हमारे एक महीने में 50 प्रोग्राम आए, तो मैं 30 तो करूँगा, 20 प्रोग्राम मैं और कलाकारों को लगाता रहता हूँ। इस इलाके में कितने हैं गायक कलाकार? इस इलाके में तो कोई नहीं है, कहो पता नहीं, हमको तो नहीं कोई है। हाँ, 3-4 रहे, सब डाउन हो गए। अच्छा, वो तिवारी आशापुर की भी डाउन हो गए। तो जिन लोगों को आप कार्यक्रम देते हो वो कहाँ रहते हैं? इस वो सुल्तानपुर के हैं सर, रायबरेली के हैं सर, प्रतापगढ़। दूर दराज के। हाँ, जो पुराने कलाकार, अच्छे कलाकार हैं। आप तो एक पहलवान व्यक्ति हैं, खिलाड़ी रहे हैं। जी। ये जिस विधा को आपने यहाँ तक उसमें निर्वाह किया, वो विधा बड़े ही कलेजे वाली विधा है। जी सर। इसके लिए क्या संयम और क्या डाइट रखनी पड़ती है? संयम तो देखिए मेरे पैर में सर खड़ाऊँ है ब्रह्मचर्य के पहला जी। सबूत है। हाँ, इसको वही पहन सकता है जो ब्रह्मचर्य। और जब तक सर ब्रह्मचर्य और खान पान, ये 2 चीज़ नहीं सही रहेंगे, तब तक समझ लीजिए कि कलेजे की पावर नहीं है। तो खान पान में किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? खान पान पावर वाली चीज़ खाते हैं सर। अच्छा। आप बनारस के अगर होंगे, हमारे गुरु हरिश्चंद्र घाट पर रहते हैं, कपाली बाबा का नाम आप सुने होंगे। हमारे गुरु हैं अघोर पंथ के। मैं उनका 40 वर्ष हो गया उनसे मंत्री। अच्छा, आप भी अघोरी? तभी तो यहाँ बसे हैं सर, नहीं तो दरवाजे पर नहीं बहुत रहते। अच्छा, बहुत अच्छा। दरवाजे पर रहते सर, लेकिन घर वाले कहे भगाओ इसको, अच्छा। एक अंदर चले। हाँ, तभी तो एकांत वास करना तो पड़ा सर। अभी आप जो है 62 साल के हो गए। हाँ सर। अभी आपकी पारी चल रही है, भविष्य की क्या योजनाएं हैं? अब भविष्य की योजनाएं, जब तक सांस है तब तक आस है सर। जी। आस लगाए हैं, कोई न कोई, हाँ, हमारे समाज से कोई न कोई आकर टकराएगा कि बाबा हमको भी थोड़ा इसमें लाइन बताओ। अभी ये प्रधान जी आप सामने बैठे हैं, इन्हीं के रिलेशन के एक लड़का था, क्या नाम था उसका, कहाँ घर था, इधर से आता था पट्टी की तरफ से। हाँ, क्या नाम था, रामायण। तो उसको मैं 6 महीने में 15 दिन पाया था। 6 महीने 6 में महीने में 15 दिन उसको पाया था। वो भी राग आता था, लेकिन 15 दिन में जब उसको स्टेज पर खड़ा किया आल्हा गाने के लिए, तो बड़ी बड़ी कलाकार आल्हा सिटी करने लगे। बोले अरे बाप रे, कहाँ से पैदा कर दिए, ये बहनी के रिश्तेदार था ये प्रधान बेटे। लेकिन जब वो पेमेंट उमेंट कमाए उमाए लिया, सरकारी लाइन में जोड़ दिए, वो कहा गुरु जी अब इसको नहीं करेंगे, हमको विराम ज़्यादा मजा आता है। अच्छा, अच्छी बात है। तो आपके घर में कोई आगे स्कूल बढ़ा रहा है? नहीं सर, अच्छा। सब पढ़ लिख के सर सब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब बच्चे लोग आपके क्या करते हैं? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। दो बच्चे हैं सर। एक तो हैं, आँख का अस्पताल है अम्बेडकर नगर में, चक्रवर्ती हॉस्पिटल का नाम आप जी जी। उनकी 10 नर्सिंग होम उनकी जिम्मे है। अच्छा। हाँ, हफ्ते में 1-2 नर्सिंग होम देखते हैं उनका। और एक बच्चा एक जॉब कर रहा था, कर चला आया। वैसे दोनों बच्चे हमारे रेलवे टीसी में आ चुके हैं। अच्छा, ज्वाइनिंग होना बाकी है, चाहे जब हो जाए दोनों चले जाएंगे वहीं। हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो उन्हें एक तरह से जो मसाला आपने जलाई उसको अब दूर दराज के जो वे लोग जो चाहते हैं कि उसमें कुछ जगह बनाए, तो उनको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा सर, आ जाए बस, फसल तैयार, आपके उनको पास काटना है सर। आपका जो आश्रम है उसमें इतनी जगह है, यहाँ तो आप एक मैंने इस तरह का आल्हा प्रशिक्षण केंद्र बना सकते हैं। अवश्य। तो आपने बनाने की सोचा?
मैं गांधीनगर में आला प्रशिक्षण केंद्र चलाता था सर। अच्छा। यह प्रधान जी के गांव की 5 लड़कियों को मैं तैयार किया था, या शायद कलिकस में होंगी आप। 5 लड़कियां, वही ढोल बजाना, वही मजीरा बजाना, वही तलवार चलाना लड़कियां। जिस समय मैं उनको पेश किया संस्कृति विभाग के मंच पे, मालिनी अवस्थी जी उठ के खड़ी हो गई, बोली अरे ये करिश्मा कहाँ से आ गया। सब बोले फौजदान लेके आए हमारा सम्मान। मैं चलाता था सर, सिखाता था, लेकिन जब एक टोली निकली सर, दूसरी टोली बोली बोलना शुरू किया, तीसरी टोली का आप जाते। हाँ, अब तो हम लड़कियों के लिए अभी बहुत इस तरह से कहिए कि इस विधा में बहुत आसान राह नहीं। लड़कियां अगर आ जाएं सर तो उनके लिए राह तो आसान नहीं है, लेकिन जब राह पकड़ लेंगी तो उनको रोकना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस विधा में हमारी अवधि शैली में कोई लड़की अभी तक नहीं आई है। तो मुझे लगता है ये आपका दायित्व है कि ऐसी कुछ लड़कियां जो है खोज रहे हैं सर। निकलनी चाहिए। हाँ अवश्य सर, लड़की कोई भी आ जाए उनको आगे बढ़ा दें। तो मेरी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके पूरे जीवन और आपकी गायकी के लिए, और आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, नमस्कार।